हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आए हुए विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, वाले वाक्यों के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें, यह सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम विस्मयबोधक वाक्य का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। विस्मयबोधक वाक्य को आश्चर्यजनक तरीके से प्रकट किया जाता है, कहा जाता है। यह आश्चर्य या विस्मय बोधक वाक्य जॉय के रूप में जब कहा जाएगा तो हुर्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है। सारो के रूप में जब कहा जाएगा तो एलास शब्द का प्रयोग होता है। सरप्राइज के रूप में जब कहा जाएगा तो व्हाट ए या फिर हाउ से वाक्य प्रारंभ होगा। अप्रूवल के रूप में जब कहा जाएगा तो वाक्य में ब्रेवो आएगा। और यदि किसी ओथ या कसम के रूप में वाक्य प्रयोग किया जाता है तो बाय गॉड, फॉर गॉड सेक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आश्चर्यबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य इन शब्दों के सहारे प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हीं विस्मयबोधक वाक्यों को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, यह सीखेंगे। तो आइए हम प्रथम नियम की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन में प्रथम नियम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू के परिवर्तन के संबंध में होता है। अर्थात सेड टू के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग अलग प्रकार का आश्चर्य प्रकट करने पर अलग अलग शब्द आएंगे। यदि जॉय का आश्चर्य प्रकट किया जाता है हुर्रे नामक शब्द से, तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट आएगा। और यदि एलास जो दुख प्रकट करने के लिए होता है, वाक्य में ये शब्द आता है, तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ आएगा। इसी प्रकार यदि वाक्य में व्हाट ए या हाउ आता है तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड आएगा। और यदि वाक्य में ब्रेवो शब्द आता है तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अपलाड, प्रशंसा के साथ, तारीफ के साथ आश्चर्य का वाक्य बनता है। और इसी प्रकार से यदि वाक्य में कसम कोई आती है, ईश्वर की कसम, ईश्वर की खातिर कोई कसम, तो सेड टू के स्थान पर श्योर बाई गॉड शब्द का प्रयोग होगा। और यदि गुड हेवेंस जैसा शब्द वाक्य में आता है तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, क्योंकि गुड हेवेंस प्रायश्चित प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर ये शब्द आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
इसके आगे हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम हमारा कामा और इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर प्रयोग करने के लिए होता है। असर्टिव में हम दैट का प्रयोग करते थे। इंट्रोगेटिव में हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया। इम्परेटिव में हमने वाक्य जोड़ने के लिए टू का या लेट वाले वाक्यों में दैट का प्रयोग किया। परंतु एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम प्रोनाउंस के परिवर्तन का है, टेंस के परिवर्तन का है, अन्य शब्दों के परिवर्तन का है। प्रोनाउंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, अन्य शब्दों का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की भांति होता है। अर्थात जिस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउंस, टेंस या अन्य शब्दों का परिवर्तन किया है, वो इस वाक्य में भी उसी प्रकार से रहेगा। तो ये हमने नियम जाना। अब हम उदाहरण के माध्यम से एक एक नियम को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने पहले से लिख रखा है समय बचाने के लिए। डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा है, द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। इस विस्मयबोधक वाक्य में हुर्रे शब्द का प्रयोग हुआ है और हुर्रे शब्द जॉय के लिए आता है। यहाँ पर हुर्रे का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस जॉय प्रकट करता है। विस्मयबोधक मार्क भी यहाँ लगा है। विस्मयबोधक वाक्यों की यही पहचान है कि प्रत्येक सेंटेंस में विस्मयबोधक प्रतीक जो उल्टा आई के रूप में होता है लगा रहता है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो हम इस सेंटेंस को, नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। लिखेंगे द प्लेयर्स। अब सेड के स्थान पर हम हुर्रे के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड। विद जॉय, जॉय के साथ आश्चर्य प्रकट किया गया। और इसके बाद सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट लिख दिया। शेष वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की तरह इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट लिखा है वी, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेगा, अर्थात प्लेयर से बदलेगा। यहाँ पर प्लेयर ही आएगा या फिर प्लेयर का प्रोनाउन, तो प्लेयर का प्रोनाउन दे हो जाएगा। अब टेंस बदलेगा। ये हमारा टेंस है, अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ इसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है। हैव का हैड लिख देंगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। शेष अन्य शब्दों को
उसी तरह से लिख दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमने पहला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने दुख प्रकट करने वाला आश्चर्य का एग्जाम्पल लिया है। द ओल्ड लेडी सेड एलास। एलास माने दुख की बात है, और इसलिए यहाँ पर दुख प्रकट करने वाला शब्द रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे द ओल्ड लेडी exclaimed with sorrow। इस वाक्य में दुख प्रकट किया गया है, इसलिए दुख के लिए हम सारो शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। और इज प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट कर देंगे, तो इज की जगह पे वाज हो जाएगा और अगले शब्द को उसी तरह उतार देंगे। और ये दुख प्रकट करने वाला सेंटेंस को भी हमने इनडायरेक्ट नरेशन में बदल लिया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे जो केवल आश्चर्य प्रकट कर रहा है। द टीचर सेड व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर। इस प्रकार के दो सेंटेंस होते हैं, एक व्हाट ए से प्रारंभ होता है और दूसरा हाउ से। हाउ से जो प्रारंभ होता है उसके बाद एडजेक्टिव होता है, और जो व्हाट से प्रारंभ होता है उसके बाद नाउन अवश्य होता है, परंतु कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो जाता है। परंतु कभी कभी केवल व्हाट ए के बाद सीधा नाउन आ जाता है। यहाँ पर व्हाट के बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों आया है। जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ जाता है तो व्हाट को हम ग्रेट में बदल देते हैं। यहाँ हम देखेंगे पहले कि कैसे इसे करते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब हम व्हाट ए फेलो, इन चार शब्दों को क्रिया के बाद में ले जाएंगे। विस्मयबोधक वाक्य में हाउ और व्हाट से प्रारंभ होने वाले शब्द कर्म के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, परंतु जब हम इनको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये वर्ब के बाद रखे जाते हैं, अर्थात हम इसको असर्टिव बना देते हैं। अभी इसकी जो फॉर्मेशन है वो असर्टिव की तरह नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है। तो पहले हम यू लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट के बाद हमारा यू है, इसको बदलेंगे क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने बताया था कि हम मान लेते हैं और हमने मान करके ही लिख दिया ही, और ही के साथ इसका टेंस बदलेगा क्योंकि इधर पास्ट लिखा है तो वाज हो जाएगा। अब व्हाट हट जाएगा, व्हाट के बदले में ग्रेट शब्द आएगा। ए ग्रेट फेलो।
फुल स्टॉप लग जाएगा। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आर्टिकल व्हाट और सच और मेनी 3 शब्दों के बाद आता है और अन्य सभी शब्दों के पहले आता है। जैसे यहाँ पर व्हाट के बाद आर्टिकल आया था, परंतु जब हमने व्हाट को ग्रेट में बदला तो ए आगे हो गया, क्योंकि ए जो आर्टिकल है व्हाट, सच और मेनी के बाद आता है, बाकी अन्य सभी शब्दों से पहले आता है और इसीलिए हमने ए ग्रेड कर दिया। नहीं, अगर यदि इसकी तरफ होता तो ग्रेट ए फेलो बन जाता, जो कि गलत होगा, ए ग्रेट फेलो होगा। और इस प्रकार से ये भी पूर्ण हो गया। अब हम अगला देखेंगे, ही। यहाँ पर हाउ से प्रारंभ है और ये भी आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड दैट। जब हाउ शब्द आता है तो हाउ के लिए हम वेरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन वेरी का प्रयोग करने से पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है द रेन, तो हम लिखेंगे द रेन। फिर वर्ब लाएंगे, ये इज लिखा हुआ है, इधर पास्ट है तो इज का वाज हो जाएगा। और फिर ब्यूटीफुल लाएंगे। ब्यूटीफुल से पहले हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल और फुल स्टॉप लग जाएगा। हमने हाउ को वेरी में कर दिया और व्हाट ए एडजेक्टिव और नाउन को ग्रेट में कर दिया। ये ध्यान रखना होता है कि यदि हाउ आएगा तो वेरी होगा और व्हाट के बाद नाउन आएगा तो ग्रेट होगा, वेरी नहीं होगा। वेरी एडवर्ब है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले ही आएगा, नाउन से पहले नहीं आ सकता है। यदि हाँ नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में ब्रेवो शब्द आया है, अनुमोदन के लिए, तारीफ करने के लिए आया है। तो हम इसको देखते हैं। द कैप्टन exclaimed with praise। ब्रेवो से तारीफ का पता चलता है, प्रेज, और इसके बाद हम जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट लाएंगे और यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा हो गया, वेल डन। इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ब है और वर्ब का एडवर्ब है, लेकिन कर्ता और क्रिया का सहायक क्रिया का पता नहीं है। जब कर्ता क्रिया सहायक क्रिया का पता नहीं होता है तो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। जनरली इट इज से जोड़ कर बना लेते हैं, तो हम इट इज जोड़ कर कहेंगे इट इज़ वेल डन। जब हम यदि यहाँ पे अपने आप बिना लिखे हुए इट इज़ वेल डन, अब ये वाक्य पूरा हो गया। अभी तक ये वाक्य अधूरा होता है। जब वाक्य अधूरा होगा तो आप उसको इट इज़ वेल डन या अर्थ के हिसाब से दूसरे कर्ता और क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अभी हमने इट इज़ वेल डन करके वाक्य पूरा कर लिया। अब इसको बनाना आसान हो जाएगा। इट का इट हो जाएगा, इट थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इज के स्थान पर वाज होगा क्योंकि इधर पास्ट फॉर्म लिखा है तो वाज लिख दिया, और वेल डन
इस तरह से वाक्य पूरा हो गया। तो यदि वाक्य अधूरा होता है तो उसको हम पूरा कर लेते हैं इट इज के द्वारा या अर्थ के मुताबिक किसी कर्ता और क्रिया का प्रयोग करके अर्थ को हम पूरा कर लेते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो ओथ से संबंधित है, कसम से संबंधित है। तो जब कसम से संबंधित वाक्य आते हैं तो हमने अभी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर शोर बाई गार्ड आता है। तो हम लिखेंगे सी शोर बाई गार्ड, SWORE, शोर माने कसम लेना, कसम लिया, शोर बाई गार्ड और दैट लगाएंगे। फिर शेष वाक्य को असर्टिव की तरह कन्वर्ट करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए सी से बदलेगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। नेवर एब्यूज्ड, आप देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इनडायरेक्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट में बदलने का मतलब है हैड आएगा, हैड, फिर नेवर आएगा, नेवर एब्यूज्ड। हिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। नेवर एक एडवर्ब है, यदि दो क्रियाएं आती हैं तो नेवर उसके बीच में होगा, इसलिए एक सहायक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है, इसलिए इसको हमने बीच में प्रयोग किया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले नेवर लिखें बाद में हैड लिखें, तो गलत हो जाएगा। पहले हम हैड लिखेंगे, क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में ही नॉट या नेवर जैसे एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाए सीखा। अब हम एक और सेंटेंस के बारे में जानेंगे तथा उसको भी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हम शुभकामनाएं देते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हम किसी को अभिशाप देते हैं और इन सभी बातों को मिला करके ये प्रकट होता है कि हमने अपनी इच्छा को प्रकट किया और इसलिए इस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इच्छा बोधक वाक्य की विशेषता यह है कि यह वाक्य में से प्रारंभ होता है और इसमें शुभकामना दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, शाप दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है जिसमें शुभकामना हो। और चार प्रकार से इस वाक्य को प्रकट किया जा सकता है। यदि हमने शुभकामना दी तो विश आएगा, यदि हमने आशीर्वाद दिया तो ब्लेस आएगा, यदि हमने श्राप दिया, शाप दिया तो कर्स आएगा, यदि हमने ईश्वर से प्रार्थना की तो प्रे आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचाना जा सकता है।
अब आइए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहला नियम जो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट टू को बदलने के संबंध में होता है देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में सेट टू के स्थान पर यदि शुभकामना है तो विश्ड आ जाएगा, यदि आशीर्वाद दिया गया है तो ब्लेस्ड आएगा, यदि अभिशाप दिया गया है तो कर्स्ड आएगा, यदि ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो प्रेड आएगा। और दूसरा नियम कामा एवं इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे, यहाँ भी दैट का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा नियम प्रोनाउन टेंस अन्य शब्दों के संबंध में होता है, तो असर्टिव के नियम ही इसमें लागू होते हैं। इसलिए वाक्य को हम क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। अर्थात असर्टिव में जो प्रोनाउन को बदलने का नियम है, टेंस को बदलने का नियम है, अन्य शब्दों को बदलने का नियम है, वही नियम इस पे लागू होंगे। यहाँ हमने लिखा भी है चौथा नियम के रूप में कि प्रोनाउन टेंस अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस की तरह बदल देते हैं। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमने बात कही उसका तात्पर्य है कि जो प्रारंभ में होता है वो कर्ता के बाद में चला जाएगा। इस वाक्य में कर्ता से पहले होता है, तो में जब कर्ता के बाद चला जाएगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव असर्टिव बन जाएगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहाँ हमने पहला डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रखा है, द ओल्ड वुमन सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस मे से प्रारंभ है। ऐसा लग रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, परंतु इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ विस्मयबोधक लिखा हुआ है और ये शुभकामना दी जा रही है कि आप युग युग जिए। ये लेडी जो है किसी को शुभकामना दे रही है, तो जब शुभकामना दे रही है तो शुभकामना के लिए हम सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे द ओल्ड वुमन विश्ड हिम, कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे और फिर हम कर्ता लिखेंगे, असर्टिव बनाएंगे। जैसे कि हमने तीसरे नियम में कहा है कि वाक्य को हम असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि पहले कर्ता लिखा जाएगा। यू को हम बदलेंगे, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हिम से बदलेगा, और हिम यहाँ कर्म कारक है, यू कर्ता कारक है। यू के स्थान पर हिम आएगा, लेकिन दोनों का कारक अलग अलग है, तो हिम को हम रख देंगे और कारक बदल देंगे। हिम का जब कारक बदलेंगे तो ये ही हो जाएगा, अर्थात कर्ता कारक हो जाएगा। अब हम मे को सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे, पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट का है, इससे भी पास्ट में होना पड़ेगा। तो मे का हो जाएगा माइट, माइट हो गया। शेष अन्य शब्दों को उसी प्रकार से उतार दिया जाएगा। और इस प्रकार से शुभकामना वाला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में आया था उसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दिया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जो शुभकामना वाले होंगे, प्रार्थना वाले होंगे, आशीर्वाद वाले होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी हैप्पी होली। हैप्पी होली शुभकामना देना है, विश करना है,
और पहले वाला वाक्य भी शुभकामना वाला वाक्य था, लेकिन पहले वाले वाक्य में मैं प्रारंभ में था, कर्ता था, क्रिया थी, लेकिन इसमें ना तो मैं है, ना तो कर्ता है, ना तो क्रिया है, अर्थात ये वाक्य अधूरा है। क्योंकि बिना कर्ता के, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है, वो वाक्य का अंश बनता है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं और हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। जब शुभकामना वाले वाक्यों में इस प्रकार के फ्रेज आते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम वाक्य बना लें। जब तक हम वाक्य नहीं बनाएंगे तो हम उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। पहले हम परंपरागत तरीके से बनाएंगे, माई फ्रेंड विज्ड मी। अब चाहे तो हम दैट लगा दें, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट इट इज हैप्पी होली करके लगा सकते हैं, या होली मे बी हैप्पी। तो हम इट इज से लगाएंगे। इट, जैसा कि हमने पिछले वाक्य को पूरा किया था उसी तरह से, तो इट के बाद इज आएगा, इज को हमने वाज कर दिया और हैप्पी होली लिख दिया। या फिर हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, माई फ्रेंड विश्ड मी हैप्पी होली। सीधे सीधे हम इसको जोड़ सकते हैं यदि वाक्य अधूरा है और इसमें हमको कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने वाक्य दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लिया। यदि वाक्य में दो कर्म होते हैं तो जीवित कर्म जो है इनडायरेक्ट कर्म माना जाता है और निर्जीव कर्म जो है डायरेक्ट कर्म माना जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट कर्म के रूप में प्रयोग करके भी वाक्य से जोड़ सकते हैं। यदि हम चाहें कि दैट से ना जोड़ें तो इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू देम। हम लिखेंगे यहाँ पे ही और देखेंगे कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना दी गई है या ब्लेस किया गया है या अभिशाप दिया गया है। तो लिखा है मे यू गो टू हेल। हेल मीन्स नरक में जाओ, अर्थात ना तो ये शुभकामना है, ना तो ये आशीर्वाद है, ना तो ये प्रार्थना है, बल्कि ये साप है, श्राप है। तो हम कर्स लिखेंगे और इसके लिए हमने कर्स लिख दिया, कर्स हिम देम। सेड टू के स्थान पर हमने कर्स लिखा क्योंकि यहाँ पर अभिशाप दिया गया है और कर्म हमारा देम पहले से था तो हमने लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर हमने दैट लिखा और फिर वाक्य को सीधा करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो यू के स्थान पर दे आएगा क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, देम से बदलेगा तो देम, और मे का माइट हो जाएगा टेंस परिवर्तन के हिसाब से, और शेष अन्य शब्द गो टू हेल उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। अब यहाँ देख लेंगे कि ये किस प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है। मे गॉड हेल्प यू। हम जब गॉड से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, गॉड पूरा करे, तो प्रार्थना होती है। तो हमने
यहाँ गॉड से प्रार्थना की, इसलिए यहाँ सेड टू के स्थान पर प्रेड आ जाएगा। प्रेड दैट गॉड हमारा सब्जेक्ट है, गॉड माइट हेल्प मी। यहाँ पर यदि हम मी लिख देते तो ही प्रेड मी हो जाता, मुझसे प्रार्थना करना हो जाता। इस प्रकार से ये मी गलत हो जाता। यहाँ पर हम ये कह सकते थे ही प्रेड टू गॉड टू हेल्प मी, जो शॉर्टकट में बन जाता, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट पे नहीं, परंपरागत तरीके से बनाया है और यहाँ पर मी हटा दिया है ताकि प्रार्थना गॉड से हो, मी से न हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिव लॉन्ग आवर किंग। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन मे नहीं है, तो मे लगा के हम पूरा कर लेंगे, हो जाएगा मे आवर किंग लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस को संशोधन कर लेंगे तो इस तरह से बनेगा, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। और ये सेंटेंस सीधा बन गया। अब इसको बनाना आसान हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ही शुभकामना व्यक्त की हमने यहाँ पे, विश्ड हो जाएगा, दैट। अब सब्जेक्ट होगा आवर किंग, आवर का हो जाएगा देयर, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही से बदलेगा, लेकिन ये बहुवचन है, इसलिए ही का बहुवचन दे होगा और दे का संबंध कारक देम होगा, देर होगा सॉरी। तो हम यहाँ पे देर लिख देंगे, देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। इस प्रकार से मे को हमने माइट किया, क्योंकि इधर सेट लिखा था तो माइट हो जाएगा, और लिव लॉन्ग को हमने उसी तरह से उतार दिया। इस प्रकार से हमने आज एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं सीखने की कोशिश की।